हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 9th केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मींस ये हमारा सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करनी है बच्चों? हमको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था एटम्स के बारे में थोड़ी सी, जहां पे मैंने बताया था कि एक इंडियन फिलोसोफर आए, कौन? कणाद आए, और उन्होंने क्या बोला कि जो मैटर है उसको अगर हम ब्रेक करते जाएंगे तो एक छोटा पार्ट मिलेगा और उसको उन्होंने परमाणु बोला। बाद में जॉन डाल्टन साहब आए और उन्होंने उसको क्या बोल दिया? परमाणु को एटम बोला, और एटम का मतलब बताया इंडिविजिबल। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो ये फिलोसफर्स थे इंडियन, उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इसका, बस उनके पास उनकी खुद की फिलॉसफी थी कि ऐसा हो रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि कंपाउंड फॉर्म कैसे हो रहा है, एलिमेंट कैसे बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं, मतलब एटम्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आए, एंटोन लेवॉइजर। एंटोन लेवॉइजर, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करी और केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को दिया इन्होंने। किसने? एंटोन लेवॉइजर ने। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होता है कि एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। केमिकली कंबाइन होने का मतलब क्या है बच्चों? की मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन बोले तो मतलब कि वो चेंज या वो केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं जिसमें हमको कोई नया प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि अगर हम दो सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन कर दें और कंबाइन करने के बाद थर्ड जो सब्सटेंस बने, उन दोनों को मिलाने के बाद, तो उस थर्ड सब्सटेंस की यदि प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट रहेंगी, इससे नया दिखेगा उसमें कोई चीज, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो प्रोडक्ट है। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि अगर केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दें हम आपको, तो जैसे आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स है, आप उसको क्या कर देते हो? पका देते हो। तो पका देने के बाद क्या होगा? जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो पकी हुई जो वेजिटेबल रहेगी, कुक्ड वेजिटेबल जो रहेगी, उससे बहुत ही डिफरेंट रहेगी। मतलब जो कुक्ड वेजिटेबल है वो एक न्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। और ये जो प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन जो है, वो कैसा कॉम्बिनेशन है? केमिकल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब केमिकल रिएक्शन वहां पे स्टैब्लिश हो रही है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। तो एंटोन लेवाइजर सर ने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज दिया, और पहला लॉ इन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, पहला जो लॉ इन्होंने प्रपोज किया, जो दिया, वो कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब यह होता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होंगे। दो पार्ट्स कैसे? जैसे कि अभी हमने बात करी कि दो सब्सटेंस है, उन दोनों को कंबाइन करा दिए तो एक हमको नया प्रोडक्ट मिल रहा है, नया सब्सटेंस मिल रहा है। तो दो पार्ट हो गए, एक न्यू जो सब्सटेंस मिल रहा है और दो जो पुराने सब्सटेंस थे हमारे, दो पार्ट हो गए कि नहीं? जैसे नॉर्मली आप समझो कि हमने बात करी अभी ग्रीन वेजिटेबल की। ग्रीन वेजिटेबल को जब हमने कुक कर दिया, उसको पका दिया, तो हमको जो पकी हुई सब्जी मिल रही है वो एक क्या है? नया सब्सटेंस है। मतलब वो एक पार्ट हो गया और जो ग्रीन वेजिटेबल थी वो दूसरा पार्ट हो गया। मान लो हम सिंपली समझते हैं कि हमारे पास एक सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी। इन दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया केमिकल तरीके से,
तो यहां पे क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है सी, और इस सी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ए और बी से क्या है, डिफरेंट है। मतलब कि यहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो एरो है बच्चों, इसके जो लेफ्ट साइड में ये सब्सटेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो फाइनल हमको न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझ में आया। जो पुराना वाला रहेगा, मतलब जिसको हम आपस में कंबाइन करेंगे, वो रिएक्टेंट होगा, और जो फाइनल हमको न्यू सब्सटेंस मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बच्चों, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का मास होगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वो हमेशा प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होगा। ठीक है, और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया किसने, एंटोन लेवाइजर सर ने, एक एक्सपेरिमेंट करके। उस एक्सपेरिमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझो कि रिएक्टेंट्स का जो मास होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर ए हमने कुछ लिया है, मान लो 2 ग्राम लिया है, और बी भी 2 ग्राम ले लिया है, तो जो प्रोडक्ट्स का मास आएगा ना वो 4 ग्राम आएगा, क्योंकि अगर इन दोनों के मास को ऐड करेंगे तो 4 ग्राम हो जाएगा, और इसका मास भी कितना हो जाएगा, 4 ग्राम आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। अब बच्चों ये जो सर बोलो चाहे अंकल बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ये जो लेवाइजर अंकल थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक इन्होंने क्या किया, फ्लास्क लेते हैं, क्या लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, और इस फ्लास्क में उन्होंने क्या कर दिया, बेरियम क्लोराइड डाल दिया। क्या डाल दिया, बेरियम, बेरियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर रख दिया, और इस टेस्ट ट्यूब में भी क्या कर दिया, टेस्ट ट्यूब में भी सोडियम सल्फेट डाल देते हैं, सोडियम सल्फेट डाल देते हैं। ठीक है, बेरियम क्लोराइड फ्लास्क में डाला और एक टेस्ट ट्यूब रखा, उसमें सोडियम सल्फेट डाल दिया, और इस टेस्ट ट्यूब को उन्होंने एक धागे की सहायता से यहां पे क्या कर दिया, लटका दिया, और यहां पे एक कार्क लगा दिया, जिसकी वजह से ये धागा क्या था, स्ट्रेच्ड था यहां पे, जिसकी वजह से ये टेस्ट ट्यूब क्या थी, रुकी हुई थी। इसके बाद जब इन्होंने इस कार्क को हटा लिया तो ये धागा क्या हो गया, ढीला पड़ जाता है, और ढीला पड़ने की वजह से क्या होता है, ये इसके साथ मिल जाता है। ठीक है, मतलब इसमें जो सोडियम सल्फेट भरा था वो क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन हो गया, और कंबाइन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाता है। क्या क्या कंबाइन हो रहा है, किससे, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से। तो क्या बनता है बच्चों, हमारा यहां पे बन रहा है बेरियम सल्फेट, और इसी के साथ क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है तो लिख सकते हो, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4
ये क्या बना रहा है, BaSO4 और NaCl। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने क्या देखा, ये रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद उन्होंने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जितनी भी क्वांटिटी में लिया था, जितना भी उसका मास था, उसको इन्होंने मेजर किया। उसके बाद जो यहां पे न्यू प्रोडक्ट्स बने, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, इन दोनों के मास को भी उन्होंने क्या किया, मेजर किया। और मेजर करने के बाद जब ऐड कर दिया प्रोडक्ट्स का मास और इस रिएक्टेंट्स का मास, तो दोनों का मास क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा था, मास ऑफ BaCl2 प्लस मास ऑफ Na2SO4, ये जो था बच्चों वो किसके बराबर था, मास ऑफ BaSO4 प्लस मास ऑफ NaCl के बराबर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया, क्लियर है सभी को कि दोनों के मास को, रिएक्टेंट के मास को और प्रोडक्ट के मास को, जो भी प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है उनके मास को जब ऐड किया गया और रिएक्टेंट के मास को भी ऐड किया गया, तो देखा गया कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास था वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर आ रहा था। और यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रूफ मिल जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट No, 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 no. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass in a chemical reaction, mass of reactants is always equal to the mass of products। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का मास होता है वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होता है। ये कौन बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। मतलब कि जो मास होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, और इसी का एक और नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, तीन नाम है इसके, कोई भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो पॉपुलर है, जो आपको मिलता है, वो क्या मिलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात कौन करता है, प्राउस्ट सर करते हैं। कौन करते हैं, प्राउस्ट। ठीक है,
इन्होंने क्या बोला कि बच्चों यदि हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है तो वो जो कंपाउंड होगा वो एलिमेंट से मिलके बना होगा, एलिमेंट्स कंबाइन हुए होंगे तभी तो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। तो उस केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स रहेंगे, जो सेम एलिमेंट्स रहेंगे, उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, मान लो हमने वाटर ले लिया H2O, ठीक है। अब ये एक केमिकल कंपाउंड है, इसमें कितने टाइप के एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स, दो टाइप के, एक है हमारा हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, अगर कहीं भी आप ये केमिकल कंपाउंड उठाते हो तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, सेम यही एलिमेंट्स मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन का अगर मास देखें तो क्या हो जाएगा 2 और रेस टू ऑक्सीजन का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 16, मतलब इसको लिख सकते हैं 1:8, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन होगा, रेशियो होगा, वो कितना होगा 1:8। मतलब कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो वहां पे हमको यही सेम टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, 1:8 के फॉर्म में रहेगा। मतलब कि एक रहेगा पार्ट किसका, हाइड्रोजन का, और 8 पार्ट किसका रहेगा, ऑक्सीजन का, 8 पार्ट ऑक्सीजन का और 1 पार्ट हाइड्रोजन का। जैसे कि सपोज करो कि 100 ग्राम वाटर लिया जाता है H2O और इसमें पास कराया जाता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यहां पे जो हाइड्रोजन का अमाउंट होगा, जो मास होगा, वो कितना होगा बच्चों, 11 होगा, और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 89 के करीब होगा। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है, जो प्रोपोर्शन आ रहा है, वो 11:89 आ रहा है। लेकिन सर आपने तो बताया 1:8 आना चाहिए, मतलब 1 और 8 के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, यहाँ पे 11:89 आ रहा है। तो वही तो आ रहा है ना बच्चों, 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88, 89 के करीब है। तो ये भी क्या है लिखा, 1:8 ही तो लिखा है ना, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जब हम 100 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो 11 ग्राम हमारा हाइड्रोजन मिलेगा और 89 ग्राम उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल जो यहां पे प्रोपोर्शन मिल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कितना मिल रहा है, 1:8 मिल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, सेम टाइप के एलिमेंट यहां पे मिल रहे हैं और उनका प्रोपोर्शन क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो यहां से क्या क्लियर होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्लियर है सभी को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हम अमोनिया की, यहां पे NH3। तो यहां पे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं, दो टाइप के। तो दो टाइप के एलिमेंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 14:3 होगा, ठीक है। मतलब कि आप कोई भी या कितने भी अमोनिया के मॉलिक्यूल उठा लोगे, उसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो आएगा, जो प्रोपोर्शन आएगा, वो 14:3 आएगा। और जो अमोनिया होगा उसमें सेम यही एलिमेंट्स आएंगे, सेम यही नाइट्रोजन आएगा और यही हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन,
इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप? अ केमिकल कंपाउंड always consists of same element combined together in same proportion by mass. ठीक है, a chemical compound always consists of same elements combined together in same proportion by mass.